वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में अगर आपने अभी तक पूरे सिलेबस में से कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपको अगर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। आपको शॉर्ट और लॉन्ग सारे तरीके के क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। मस्ट वॉच वन शॉट वीडियो है। मैं सभी को कहना चाहूंगा कि आप सभी इस वीडियो को जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि अगर आपका कुछ सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे। अगर लगेगा कि आपसे कुछ कन्वर्सेशन करनी है तो जरूर आपका रिप्लाई भी किया जाएगा। बाकी आपके जो भी सजेशंस होंगे वो आपको हमेशा वेलकम है। आपके जो भी बात आप कहना चाहते हो आप आगे बता सकते हो। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए, ये जो भी आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप हमारा टेलीग्राम चैनल है। और वेबसाइट पे आपको बाकी सब्जेक्ट के नोट्स भी मिल जाएंगे। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। तो सबसे पहले मैं आपको आगे बताता हूं कि ये सारे फर्स्ट और सेकंड बुक दोनों जोड़कर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आज तक पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में वो करवा रहा हूं मैं आपको। सो गिव द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड ऑल्सो मेंशन इट्स मेन फील्ड। सो जो इंटर रिलेशनशिप होती है फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन बींग्स के बीच में, यही ह्यूमन ज्योग्राफी होती है। ओके। और इसमें क्या है कि इट स्टडीज अबाउट द पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं हम, किसी एक रीजन के बारे में पढ़ते हैं, उसकी कैपेबिलिटीज के बारे में पढ़ते हैं, प्लानिंग कैसे करनी है रिसोर्सेज की ये पढ़ते हैं, और कल्चरल एनवायरमेंटल एडेप्शन वगैरह कैसे होता है ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज अगले हमसे ये पूछ रहा है कि नेचर एंड ह्यूमन आर सो इंट्रिसिकेटली इंटरवाइंड। ठीक है, बहुत ज्यादा हम जुड़े हुए हैं नेचर से, जो मतलब ह्यूमन और नेचर है, कभी उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, ये आपसे पूछ रहा है। सो बिल्कुल सही बात है कि भाई देखो, ह्यूमन एंड नेचर आर इनसेपरेबल, कभी इनको अलग नहीं किया जा सकता। ह्यूमन हैव क्रिएटेड सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट बाय इंटरेक्टिंग विद नेचुरल एनवायरनमेंट, क्योंकि इंसानों ने जितना भी ये एनवायरनमेंट अपना बनाया है सोशल कल्चरल, उसमें कहीं ना कहीं नेचर भी इंपॉर्टेंट है। एंड फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमेना आर डिस्क्राइब्ड इन मेटाफर्स यूजिंग सिंबल्स फ्रॉम द ह्यूमन एनाटॉमी। और बहुत बारी मेटाफर्स वगैरह में भी यूज होता है। ठीक है, सो ये आप कह सकते हो। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। सो होता क्या है कि पहले इंसान बहुत ज्यादा प्राइमेटिव था, बहुत ही टेक्नोलॉजिकल लेवल लो था, और जैसे नेचर कहता था बिल्कुल वैसे ही करता था। हम ये मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल नेचुरलाइज्ड ह्यूमन था, जो पूरी तरीके से नेचर की सुनता था, वर्शिप करता था नेचर की। और मैं आपको बताऊं, जो नेचर की स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हावी थी इंसान के ऊपर। और मदर नेचर तक भी वो कहा जाता था, मतलब उस टाइम पे नेचर को। सो ये इसमें आ जाएगा। फिर है कॉन्सेप्चुअली नियो डिटर्मिनिज्म रिफ्लेक्ट्स अ मिडल पाथ बिटवीन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में पूछ रहा है, या जो ग्रिफिथ टेलर ने बताया है नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस किया था ग्रिफिथ टेलर ने। ये एक मिडल पाथ बताता है हमें। ठीक है, ये क्या कहता है कि फोकस करता है कि आप एनवायरमेंट का जो आप गलत तरीके से यूज कर रहे हो वो मत करो। आप अपना डेवलपमेंट भी करिए लेकिन एनवायरमेंट को भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट शुड स्टॉप। आप अंधाधुंध जो कटिंग कर रहे हो जंगलों की वो खत्म करो। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आप करिए पर ऐसे अंधाधुंध पेड़ तो मत काटो। सो ये इसके अंदर बताया जाता है बेसिकली। टू डेवलप टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज इज इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए नेचर के जो लॉज होते हैं उसकी समझ होना बहुत जरूरी है, आपको एग्जांपल के साथ बताना है। सो टेक्नोलॉजी से पता चलता है कि किसी भी सोसाइटी का कल्चरल डेवलपमेंट कितना हुआ है। मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन और हीट का जब ये कॉन्सेप्ट इंसान ने समझा तो हमने फायर को डिस्कवर कर लिया। और जब हमने डीएनए के सीक्रेट्स को समझा, जेनेटिक्स को समझा, तो हमने बहुत सारी बीमारियों को कॉन्कर कर लिया। और हमने एरोडायनामिक्स वगैरह के भी लॉज बहुत सारे पढ़े जिसकी वजह से हम ऐसे प्लेन बना पाए जो बहुत फास्ट थे। ठीक है, ये सब इसमें आ जाएगा। Define population growth, explain the difference between positive and negative growth of population. So population growth या फिर population change का मतलब है जब population के नंबर में एक चेंज आता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बीच में। बहुत सारे इसके आप कह सकते हो कि रीजंस हो सकते हैं, वो भी आपको आगे बताऊंगा। एक तो पॉजिटिव ग्रोथ होती है,
ठीक है, ये जब होती है, जब आप कह सकते हो जब बर्थ रेट ज्यादा होती है। एक नेगेटिव ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की, जब डिक्रीज होती है पॉपुलेशन, जब मरने वाले ज्यादा होते हैं, ये नेगेटिव ग्रोथ होती है, डेथ रेट ज्यादा होती है इसमें। पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पे आप कह सकते हो पुल फैक्टर्स, ठीक है, कि प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन सीम्स मोर अट्रैक्टिव एज कंपेयर टू द प्लेस ऑफ ओरिजिन। आप कह सकते हो कि आप कहीं पे रह रहे हो, आपको कोई दूसरी जगह पसंद आ गई, वहाँ का एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, वहाँ पे रहने की कंडीशंस ज़्यादा अच्छी हैं, वहाँ पे शांति है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, क्लाइमेट अच्छा है, एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज अच्छी है। सो यही आपके पुल फैक्टर्स हैं जो आपको अट्रैक्ट करेंगे आप कहीं पे भी जाने के लिए आपको, है ना। फिर है पुश फैक्टर्स। माइग्रेशन के पुश फैक्टर्स क्या हैं, कि जो आप अगर कहीं पर रह रहे हो, जो आपका जो प्लेस है आप उसको छोड़कर जा रहे हो मजबूरी में, ठीक है, जैसे वहाँ की कंडीशंस अच्छी ना होना रहने की, या फिर वहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो, ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट जो है वो फेवरेबल ना हो, वहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हों, एपिडेमिक्स वगैरह हो, वहाँ पर इकोनॉमिकली वो एरिया बहुत बैकवर्ड हो, ठीक है, अनएम्प्लॉय बहुत मतलब अनएम्प्लॉयडनेस बहुत ज्यादा हो अगर वहाँ पे, सो ये इसमें आ जाएगा। डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। जो हमारी पॉपुलेशन चेंज होती है वो किस वजह से होती है, बर्थ की वजह से होती है। जब बच्चा जन्मेगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन में इंक्रीज होगा। डेथ यानी कि जब आप पॉपुलेशन में देखोगे लोग अगर मरते हैं तो क्या होगा, डिक्रीज होगी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में चेंज आएगा। तीसरा है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन का मतलब है जब आप एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हो, तो जिस जगह से जाते हो वहां की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, जहां पर जा रहे हो वहां की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, यानी कि पॉपुलेशन में चेंज आ जाएगा। ये जो माइग्रेशन है परमानेंट हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है, सीजनल भी हो सकता है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और इसके जियोग्राफिकल फैक्टर बताने हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को किसी भी रीजन के अंदर। सो द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब होता है द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस। अर्थ का जो पूरा सरफेस है वहां पे लोग किस तरीके से रह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हमें बताता है। सो लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, पानी देखते हैं भाई, वाटर देखते हैं, एग्रीकल्चर में यूज होता है, हर जगह पानी यूज होता है, ठीक है। आप कह सकते हो कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट जब भी हम कहीं रहने जाते हैं। दूसरा है लैंड फॉर्म्स। आप ये भी देखते हैं भाई, हिली एरियाज में बहुत कम लोग रहते हैं, ज्यादातर लोग प्लेन्स में रहना पसंद करते हैं, जहाँ पर मतलब जेंटल स्लोप्स हो, जहाँ पर ज्यादा उबड़ खाबड़ ना हो, जहाँ रोड बन सके, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, ज्यादातर जो रिवर वैलीज होती हैं या रिवर्स के आसपास का जो इलाका होता है जो काफी फर्टाइल भी होता है, तो वहां पे लोग ज्यादातर रहते हैं। क्लाइमेट का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, जहां पर सीजनल ज्यादा चेंजेस ना आते हो वहां पर लोग रहना पसंद करते हैं, ज्यादा वेरी हॉट ना हो वेरी कोल्ड भी ना हो एरिया। सॉइल लोग देखते हैं कि भाई वहां पे अगर फूड वगैरह उगाना पड़ जाए, कल को खेती करनी पड़ जाए, एग्रीकल्चर वगैरह करना पड़ जाए, तो फर्टाइल सॉइल होगी तो एग्रीकल्चर के लिए भी वो बहुत अच्छी होती है। इसी वजह से गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास बहुत पॉपुलेशन रहती है। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी, ठीक है, आपको इसके स्टेजेस के साथ बताना है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ये हमें बताती है कि उस किसी भी पर्टिकुलर एरिया की फ्यूचर पॉपुलेशन कैसी होने वाली है, ठीक है, कि क्या आगे होने वाला है। इसकी 3 स्टेजेस बहुत अच्छे से आपको मैं बता देता हूँ। पहली स्टेज के अंदर फर्टिलिटी काफी हाई होती है, मोर्टेलिटी भी काफी हाई होती है, लोग पढ़े लिखे नहीं होते और पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होती है, टेक्नोलॉजी बहुत कम होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कम होती है। और आज से 200 साल पहले हर देश ऐसा ही था ज्यादातर। सेकेंड स्टेज में फर्टिलिटी शुरुआत में हाई होती है बिगिनिंग में, बट धीरे 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 टाइम के साथ फर्टिलिटी कम होती जाती है, ठीक है, और मोर्टेलिटी भी धीरे धीरे कम होती है। सैनिटेशन में हेल्थ सर्विसेज में भी इंप्रूवमेंट होता है सेकेंड स्टेज में। और आप कह सकते हो कि नेट गैप बिटवीन फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी नेट एडिशन टू पॉपुलेशन इज हाई। तो कुछ धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आते हैं जिससे एक बैलेंस बनता है पॉपुलेशन में। तीसरी जो स्टेज है, ठीक है, आप इसमें कह सकते हो थर्ड वाली जो स्टेज है, बहुत ही ज्यादा इसमें डिक्लाइन होता है फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी दोनों में, एकदम आप कह सकते हो बैलेंस बन जाता है। ज्यादातर लोग अर्बनाइज्ड होते हैं, लिटरेट होती है पॉपुलेशन, पढ़ी लिखी होती है, हाई टेक्निकल नॉलेज होती है, और फैमिली का साइज कितना होना चाहिए ये भी लोगों को पता होता है। Why do low और high levels of human development appear different countries of the world? अलग अलग कंट्रीज में ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल अलग अलग क्यों होता है, आपको रीजन के साथ बताना है। कुछ ऐसी सिटीज होती हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जहां की गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, ठीक है, सर्विसेज में, एजुकेशन सर्विस हो, हेल्थ सर्विस हो, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है कि ये चीजों को आगे बढ़ाएं।
लेकिन कुछ कंट्रीज में गवर्नमेंट बिल्कुल पैसा नहीं लगाती भाई इन सब केस में, ठीक है। तो होता क्या है, कहीं कहीं पे पॉलिटिकल डिस्टरबेंस बहुत होती है, सोशल इनस्टेबिलिटी होती है, तो उसकी वजह से उस कंट्री में उतना ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो सकता, और जहां पर ये सब नहीं होता वहां पर डेवलपमेंट हो जाता है। और ज्यादा मतलब डाइवर्सिटी भी नहीं होती, सोशल डाइवर्सिटी, जैसे हमारे इंडिया में लोग धर्मों में जातियों में इतने उसमें बटे हुए हैं, ऐसा बाहर के देशों में नहीं होता। एग्जाम्पल है नॉर्वे, आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, कनाडा, ठीक है। अब कुछ कंट्रीज हैं लो ह्यूमन डेवलपमेंट जहां पे होता है, तो बस इसका उल्टा कर दो, मैंने आपको साथ के साथ समझा दी है। वेरियस अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, पहला है इनकम अप्रोच। ये देखा जाता है कि ये सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है, बोला जाता है जिसकी इनकम जितनी हायर उसका ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल भी उतना हायर। वेलफेयर अप्रोच का मतलब है गवर्नमेंट जो भी यहाँ पे जो भी काम करती है, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट का टारगेट होना चाहिए कि लोगों को वो मतलब बेनिफिट पहुंचाए, लोगों का वेलफेयर करे, मैक्सिमम एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का वो लोगों के ऊपर हो। तीसरा है बेसिक नीड अप्रोच, कुछ ऐसी चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन, ठीक है, और पानी और साफ सफाई हेल्थ, ये हमें बहुत जरूरी है, जो बेसिक नीड्स होती हैं। तो ये हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये अप्रोच दी है कि भाई जो ये चीजें जिसको मिल गई उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर आता है कैपेसिटी अप्रोच, यानी कि अमर्त्य सेन ने इसके बारे में बताया था, ह्यूमन के अंदर कैपेबिलिटी बिल्डअप करो ताकि वो काम करे, कुछ काम करेगा तो ही उसका डेवलपमेंट होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो, फोर मेजर पिलर्स क्या हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू महबूब उल हक, यहाँ पे भी बताते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट दैट एनहेंसेस पीपल्स चॉइसेस एंड इंप्रूव्स देयर लाइफ। जब आपकी जिंदगी में इंप्रूवमेंट होता है, जब आपकी चॉइसेस बढ़ जाती है, आप ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं आपके पास। पहले इंसान डेवलप्ड नहीं था तो उसके पास क्या होता था, वो बैलगाड़ी पे चला जाता था। आज कार है, स्कूटी है, रेलवे है, मेट्रो है, एयरप्लेन है, टैक्सी है, ऑप्शंस बढ़ गए, यानी कि ह्यूमन ने अपना डेवलपमेंट कर लिया। अब ये डेवलपमेंट होता कैसे है, चार इसके पिलर्स हैं, याद रखिएगा। पहला पिलर है इक्वालिटी, सबको बराबर का मौका मिलेगा, कोई जेंडर स्पीशीज या फिर इनकम के कास्ट वगैरह के डिस्क्रिमिनेशन होंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा डेवलपमेंट कभी भी। अगर इक्वालिटी रहेगी तो डेवलपमेंट होगा। सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि कंटिन्यूटी इन द अचीवमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सभी को अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे, हर जनरेशन को अपॉर्चुनिटी मिले। ये नहीं आज आपने अपनी जनरेशन में सारे रिसोर्सेज खत्म कर दिए, आने वाली जनरेशन को कुछ मिल नहीं रहा, आपने मिसयूज कर दिया रिसोर्स का, आगे वाली जनरेशन ऐसे ही भटक रही है, सो ये ना हो। प्रोडक्टिविटी, ठीक है, आप कह सकते हो कि इंसान जब प्रोडक्टिव रहेगा, जब काम करेगा, लगातार लोग काम करें, नॉलेज बढ़ाएं, तो ही उनका डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। एम्पावरमेंट का मतलब है कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जो इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड लोग होते हैं, उनको एम्पावर किया जाए, उनको कुछ सिखाया जाए जिससे उनका भी डेवलपमेंट होगा। गिव द डिफरेंस बिटवीन नोमैडिक हर्डिंग एंड कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले नोमैडिक हर्डिंग के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ये बहुत प्राइमेटिव एक्टिविटी है, बहुत पुराने समय से हो रही है, सब सबसिस्टेंस एक्टिविटी है, यानी कि जिंदगी गुजारने के लिए किया जाता था, कोई पैसा कमाना इसका वो मेन नहीं था ऑब्जेक्टिव। सो इसमें हर्डर्स जो होते हैं वो एनिमल्स के ऊपर ही रिलाई करते हैं, खाने के लिए, कपड़े, शेल्टर, टूल, ट्रांसपोर्ट, हर जगह के लिए एनिमल्स पे ही ये रिलाई करते हैं, और एक जगह से दूसरे प्लेस पर ये घूमते रहते हैं, ठीक है। और बहुत वैरायटी ऑफ एनिमल्स होते हैं इनके पास, शीप, ठीक है, और गोट्स हैं, कैमल्स हैं, कैटल्स हैं, ठीक है। और ज्यादातर जो ये एरियाज हैं जहाँ पे है अटलांटिक शोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, मंगोलिया, सेंट्रल चाइना, ये यहाँ पे बहुत होता है। पर आजकल क्या है, देश की बाउंड्रीज हो चुकी हैं भाई, आपको एक देश टॉप के दूसरे में नहीं जा सकते आप, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो आप अपनी बकरी चराते हुए भाई इंडिया से आप चाइना में घुस जाओगे, तो ये ऐसा नहीं हो सकता अब, ठीक है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं जिसकी वजह से ये चीज अब थोड़ी कम हो गई है। कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग, ये थोड़ा सा कमर्शलाइज कर दिया जाता है, जब जानवरों को पाला जाता है तो एक जगह पर अच्छे से उनको पाला जाता है, एक ही तरीके का जानवर पाला जाता है, उस पर पूरा साइंटिफिकली ध्यान दिया जाता है, उसकी हेल्थ पर, उसके खाने पीने से लेकर पूरा साइंटिफिक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ किया जाता है, डिजीज कंट्रोल, हर तरीके से काम किया जाता है। ये कहाँ कहाँ पे होता है, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे, यहाँ पे ये किया जाता है। मेन फीचर्स ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है, मिक्स फार्मिंग में क्या होता है कि भाई इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इक्वल एम्फेसिस इज लेड ऑन क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसमें
फसलों को उगाने पर और जानवरों को पालने पर, दोनों पर बराबर ध्यान दिया जाता है एकदम। और एनिमल्स लाइक कैटल, शीप, पिग्स, ठीक है, पोल्ट्री, ये सारे इनको जो है मतलब पाला जाता है। साथ साथ क्रॉप्स वगैरह भी उगाई जाती हैं। मेन क्रॉप्स जो है इसमें वो बार्ले, ओट्स, राई, मेज, फॉडर, ठीक है, और रूट क्रॉप्स होती हैं। और मेन रीजन्स जो है इसके वो है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया वगैरह। और इसमें बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है भाई, मशीनरी में भी और बिल्डिंग में भी, फर्टिलाइजर्स पे भी, और हर तरीके से पैसा लगता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। सो ये एग्रीकल्चर जो होता है इन विच अ क्रॉप शोन वंस गिव यील्ड फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि भाई चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कॉटन, बनाना, शुगर केन्स, ये कुछ एग्जाम्पल है प्लांटेशन क्रॉप्स के। पौधा सा लगा दिया जाता है इसमें, और ये बहुत ही बड़े बड़े आप कह सकते हो एरियाज में होती है। बहुत ज्यादा कैपिटल, पैसा लगता है, टेक्निकल सपोर्ट बहुत ज्यादा लगती है, साइंटिफिक मेथड से सब कुछ इसमें किया जाता है, ठीक है, और बहुत स्पेशलाइज्ड लेबर चाहिए होती है। और इंडिया फॉर टी गार्डन्स, मलेशिया फॉर इट्स रबर प्लांटेशन, फिलीपींस फॉर इट्स शुगर प्लांटेशन आर फेमस इन द वर्ल्ड। इंडिया अपनी चाय के बागान के लिए फेमस है, मलेशिया अपने रबड़ के लिए फेमस है, फिलीपींस अपने शुगर केन्स के लिए फेमस है। प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है ये आपको बताना है। ये बहुत पुराना एग्रीकल्चर का एक टाइप है। और इसमें क्या होता था कि इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, क्योंकि एक जगह से दूसरे का शिफ्ट होते रहते थे। जो वहां की जितनी भी घास फूस होती थी, वेजिटेशन होती थी, उसको फायर से जला दिया जाता था। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसको कहा जाता है। बहुत ही पुराने पुराने प्राइमेटिव टूल्स इसमें यूज किए जाते हैं। जलने के बाद जो वो एशेस बचती हैं, राख बचती हैं, वो फर्टिलाइजर का काम करती हैं। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका, मेक्सिको एंड लादांग इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया। ये हो जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग साइट जो होती है आपके घर के आसपास हो सकती है, ज्यादा बड़ी फैक्ट्री नहीं होती है, रॉ मटेरियल आसपास का लोकली यूज हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग खरीदते हैं सामान को, आसपास लोगों को काम भी मिल जाता है। मशीनों की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, लेबर की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, बहुत ही डेवलप्ड टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं, और मार्केट बहुत बड़ी चाहिए होती है आसपास जहाँ पे सामान बेचा जाए। बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है, ज्यादा कैपिटल इसमें लगता है, ज्यादा लेबरर्स चाहिए होते हैं, ज्यादा मशीन्स लगती हैं, ज्यादा रॉ मटेरियल लगता है जो दूर दूर से आता है। एक्सप्लेन एनी थ्री फीचर्स ऑफ फ्रीलांस इंडस्ट्रीज। फ्रीलांस इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, ये जो होती हैं फ्रीलांस इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ लोकेशंस। अलग अलग जगहों पर ये लोकेटेड होती हैं, किसी एक स्पेसिफिक रॉ मटेरियल पर ये निर्भर नहीं करती। दीज इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन मोबिलाइजेशन, ठीक है, ये छोटे छोटे क्वांटिटीज में मतलब सामान बनता है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत कम लोगों की जरूरत होती है, और ये पॉल्यूशन भी नहीं करती इंडस्ट्रीज। नेम द मेन फीचर ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। आज के समय में जो बड़े लेवल पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी क्या फीचर्स हैं। पहला है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स। जो आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग होती है, काफी स्किल्ड लेबर चाहिए होती है भाई काम करने के लिए। दूसरा होता है, और वो भी सर्टिफाइड लोग चाहिए होते हैं, मैकेनाइजेशन, ठीक है, मैकेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, मशीनरी, ज्यादा से ज्यादा मशीन चाहिए होती हैं। मॉडर्न इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा रोबोट्स वगैरह भी यूज होते हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, मॉडर्न इंडस्ट्रीज में नई नई टेक्नोलॉजीज यूज होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह के लिए भी, ठीक है, ताकि पॉल्यूशन वगैरह जो होता है उसको कैसे रोकना है, ठीक है, वेस्ट जो बच रहा है उसको कैसे अच्छे से ट्रीट करके फिर बाहर करना है, इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें क्या है कि इन एडिशन टू लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, बाकी के एम्प्लॉयज होते हैं, उसमें सब कुछ शामिल होता है। व्हाट इज डिजिटल डिवाइड, हाउ इज द डिजिटल डिवाइड रिफ्लेक्टेड इन अ कंट्री। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है कि जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, आईसीटी टेक्नोलॉजी, वो हर दुनिया के हर मतलब दुनिया के हर देश में अलग अलग होती हैं, इक्वली नहीं होती हर देश के अंदर। कुछ कंट्रीज डेवलप हो चुकी हैं आगे, तो वहाँ की आईसीटी टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छी हैं, कुछ अभी भी लैग करती हैं। और डिजिटल डिवाइड जो होता है कंट्रीज के बीच में, आप कह सकते हो कि जैसे कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, इंडिया, रशिया, ओके, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
and there are plenty of information and communication technology facilities available in big cities and metro in the country। आप कह सकते हो बड़ी बड़ी सिटीज जो मेट्रो सिटीज है वहां पे बहुत ज्यादा आईसीटी टेक्नोलॉजीज होती हैं, कंप्यूटर की, इंटरनेट वगैरह की, लेकिन जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पर नहीं होती। सो यही हो जाएगा। एक्सप्लेन द 3 फीचर्स ऑफ रूरल मार्केट सेंटर। रूरल मार्केट सेंटर के 3 फीचर्स बताने हैं या दोनों को कंपेयर करना है, रूरल और अर्बन मार्केट सेंटर्स को। सो रूरल मार्केट सेंटर जो होते हैं ये सेटलमेंट्स के आसपास होते हैं, ठीक है। अर्बन मार्केट सेंटर जो होते हैं ये बिल्कुल स्पेशलाइज्ड होते हैं, भाई अर्बन सर्विसेज मिलती हैं यहाँ। और रूरल वाले जो होते हैं प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ लोकल कलेक्शन, लोकली जो भी सामान मिलता है वो यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे काफी स्पेशलाइज्ड सामान मिलता है, ज्यादा से ज्यादा चीजें मिलती हैं। रूरल मार्केट सेंटर में क्या है कि पर्सनल एंड बिजनेस सर्विसेज आर नॉट वेल डेवलप्ड एट दिस सेंटर, जो बिजनेस वगैरह की सर्विस ज्यादा अच्छी नहीं होती, जबकि अर्बन वाले में बहुत अच्छी सर्विसेज होती हैं, ऑनलाइन पेमेंट से लेकर बहुत कुछ फीचर्स मिलते हैं आपको। These centers can only cater to the local rural needs, एंड आप कह सकते हो कि ये लोकली जो भी वहाँ के गांव के लोगों को जरूरत होती है वही रूरल मार्केट सेंटर से सामान मिल सकता है, जबकि अर्बन वाले में आपको एक मार्केट में बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, प्रोफेशनल भी, टीचर भी मिल जाएंगे, कोचिंग सेंटर मिल जाएंगे, लॉयर मिल जाएंगे, मेडिकल सर्विसेज आपको एक ही मार्केट में मिल जाएगी। सो ये सब है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म। टूरिज्म को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। सो टूरिज्म काफी इंपॉर्टेंट है हमारी देश की इकोनॉमी के लिए। लोग इधर से उधर जाते हैं, अपनी जर्नी करने के लिए जाते हैं भाई, नॉट फॉर बिजनेस बट फॉर फन लोग जाते हैं। सो एक तो डिमांड बहुत है आज की डेट में टूरिज्म की, भाई डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है, लोग रिलैक्स के टाइम पर जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जितना ज़्यादा इम्प्रूव होगा लोग उतना ही ज़्यादा घूमेंगे, टूर करेंगे। कुछ फैक्टर्स होते हैं टूरिज्म को अफेक्ट करने वाले। पहला होता है क्लाइमेट, जो लोग गर्मियों में रहते हैं गर्म जगहों पर उनको ठंडी जगहें, कोल्ड कंट्रीज पसंद आती हैं, ठीक है। लैंडस्केप, भाई कई लोगों को नदियां, झील, पहाड़ देखने का शौक होता है तो वो लैंडस्केप देख लेते हैं। तीसरा हिस्ट्री एंड आर्ट, कुछ लोगों को हिस्टोरिकल प्लेसेस पसंद होते हैं तो लोग जाते हैं, आर्ट वाले प्लेसेस पसंद होते हैं। तो कुछ लोग कल्चर और इकोनॉमी की वजह से भी जाते हैं, जैसे गोवा में हेरिटेज होम्स होते हैं, मेडिकरी होता है, कूर्ग के अंदर लोग जाते हैं रहने के लिए। तो ये सारी चीजें क्या है, कल्चर है वहां का। फिर है ब्रीफली एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ पनामा कैनल। सो पनामा कैनल जो है इट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशियन इन द ईस्ट टू द पैसिफिक ओशन, इन दोनों को जोड़ता है। 72 किलोमीटर लॉन्ग है, नियरली 12 किलोमीटर ये डीप है, और इस कैनल के अंदर 6 लॉक सिस्टम पाया जाता है। और इसने डिस्टेंस कम कर दिया है भाई, ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए से टू वेस्ट कोस्ट बाय 1300 किलोमीटर, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को तक की ये जो दूरी होती है न्यूयॉर्क से लेकर, ये इसने काफी ज्यादा कम कर दी है। इंटरनेशनल ट्रेड के आपको बताने हैं मेन एक्सपेक्ट्स, 3 एक्सपेक्ट्स होते हैं। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, यानी कि आपको अगर मैं इसमें बताऊं तो इट मीन्स द नेचर ऑफ गुड्स इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड बाय कंट्रीज, ठीक है, कि कैसा नेचर है। इन द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट सेंचुरी ज्यादातर प्राइमरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो ज्यादा मंगवाए जाते थे ट्रेड में। अब मैन्युफैक्चर्ड चीजें ज्यादा मंगवाई जाती हैं। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, इसमें क्या है, द एक्चुअल जो जो वजन होता है, जो टोनेज होता है गुड्स का, ठीक है, वो इसमें आता है, उसको कहा जाता है। एंड टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडेड इज कंसीडर्ड एज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, ठीक है। और उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। इसका मतलब है पहले के टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज ज्यादा ट्रेड करती थी, यूरोप के देश जो हैं वो ज्यादा ट्रेड में एक्टिव रहते थे। अब जो है चाइना, इंडिया, रशिया, बहुत सारे और भी कंट्रीज आ चुकी हैं। वाई आर पोर्ट्स कोल्ड गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, पोर्ट्स को इंटरनेशनल ट्रेड के गेटवेज क्यों कहा जाता है आपको ये बताना है। सो पोर्ट्स को इंटरनेशनल ट्रेड का गेटवे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी भी शिप्स वगैरह आती हैं एक देश से दूसरे देश के लिए जाती हैं तो वो आके पोर्ट्स पर रुकती हैं। पोर्ट पर आपको फैसिलिटीज मिलती है डॉकिंग की, लोडिंग की, अनलोडिंग करने की, स्टोरेज वगैरह की। सो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं पोर्ट्स के। एक तो अकॉर्डिंग टू कार्गो हैंडल्ड, इसके बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इंडस्ट्रियल पोर्ट है, कमर्शियल पोर्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट है। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पे इनलैंड होते हैं जो देश के अंदर पोर्ट बने होते हैं, और आउटर पोर्ट्स होते हैं जो देश के बाहर कोस्टल एरियाज में होते हैं।
फिर है ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, इसमें ऑयल पोर्ट होते हैं, पोर्ट्स ऑफ कॉल होते हैं, पैकेट स्टेशन होते हैं, अंडरपोर्ट पोर्ट्स होते हैं, नेवल पोर्ट्स होते हैं जो हमारी नेवी वगैरह यूज करती है। सो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। द रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ का रोल बहुत बारी पूछा जाता है। पहले क्या था कि जनरल एग्रीमेंट होता था एक ट्रेड एंड टैरिफ पे जिसको जीएटीटी कहा जाता था, इसी से सारा ट्रेड वगैरह चलता था 1948 तक। फिर 1995 में जीएटीटी को बदलकर डब्ल्यूटीओ में बदल दिया गया, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, ग्लोबल रूल बनाता है ट्रेड एंड मतलब जो भी हम करते हैं बिजनेस वगैरह इंटरनेशनल लेवल पे। सो ये कहा जाता है कि इट इज आर्ग्यूड दैट फ्री ट्रेड डज नॉट मेक, मतलब ये कहा जाता है कि जो फ्री ट्रेड हो रहा है आज के टाइम पे वो गरीब लोगों को कोई फायदा नहीं दे रहा, जो रिच एंड पुअर के बीच का गैप है वो बढ़ता जा रहा है, वाइडनिंग हो रही है उसकी। इन्फ्लुएंशियल नेशंस फोकस ऑन देयर ओन कमर्शियल इंटरेस्ट, बड़े बड़े देश अपने इंटरेस्ट के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कुछ नहीं करते। मैनी डेवलप्ड कंट्रीज हैव नॉट फुली ओपनड देयर मार्केट्स टू प्रोडक्ट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज अपना प्रोडक्ट बेचने जाना चाहती हैं बड़े देशों में तो वो ढंग से अपनी मार्केट ओपन नहीं करते। मोर ओवर इश्यूज ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत हैं, हेल्थ इश्यूज बहुत हैं, चाइल्ड लेबर और बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं भाई ट्रेड वगैरह के नाम पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे इंडिया में पॉपुलेशन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर बहुत हाई पॉपुलेशन होती है 50 मिलियन टू 100 मिलियन तक, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, एमपी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। मीडियम पॉपुलेशन वाले एरियाज है 1 टू 50 मिलियन, जम्मू कश्मीर, ठीक है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला। लो पॉपुलेशन वाले जो एरियाज हैं जहाँ 10 मिलियन से भी कम लोग रहते हैं, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा और सिक्किम। सो ये मैंने आपको बता दिया है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है हमारे यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस में पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है इंडिया में। फेज 1 1901 से लेके 1921 तक, इसको कहा जाता है स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ। इस पे ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई थी हमारी, इस टाइम पे क्या थी, नेगेटिव ग्रोथ चल रही थी, डेथ रेट ज्यादा थी भाई, ठीक है, और बर्थ रेट भी ज्यादा थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। फेज 2 जब आया 1921 से 1951, काफी इंप्रूवमेंट आई हेल्थ में, सैनिटेशन में, और ये डेथ रेट और बर्थ रेट का बैलेंस बनने लगा, हेल्थ सर्विसेज अच्छी होने लगी। फिर उसके बाद आता है फेज 3 1951 से 81, इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का टाइम कहा जाता है, जब एकदम से पॉपुलेशन बहुत बढ़ी, क्योंकि बहुत सारे माइग्रेंट्स जो है वो भी आए देश के बंटवारे के बाद, ठीक है, देश में फर्टिलिटी काफी हाई हुई जिसकी वजह से मतलब जनसंख्या हमारी बढ़ने लगी, पॉपुलेशन जो है। फिर फेज 4 आता है 1981 से टिल प्रेजेंट टाइम। हमारा देश आगे बढ़ रहा है पॉपुलेशन के मामले में, नंबर 1 आ चुका है चाइना को क्रॉस करके। सो आज भी ये सब हो रहा है, लेकिन अब पहले क्या होता था, जो अर्ली मैरिज होती थी वो कम हो रही है, लाइफ लोगों की काफी अच्छी हो रही है भाई, खासकर फीमेल एजुकेशन अब बहुत अच्छी हो चुकी है, और ये सब इसमें आ जाएगा जो मैंने आपको बताया। व्हाट आर हेमलेटेड सेटलमेंट, ठीक है, हेमलेटेड सेटलमेंट से आप क्या समझते हो? आपको दो रीजन्स भी बताने हैं जहां पर ये सेटलमेंट्स पाई जाती हैं। समटाइम्स क्या होता है, जो सेटलमेंट्स होती हैं वो अलग अलग यूनिट्स में फिजिकली सेपरेट हो जाती हैं, नाम उनका कॉमन रहता है। इन यूनिट्स को कहीं कहीं पे पाना कहा जाता है, कहीं पारा, कहीं पाली, नगला, ढाणी वगैरह भी इसको कहा जाता है हमारे देश में। इसमें होता क्या है कि कोई बड़े बड़े जो मतलब विलेजेस होते हैं उसके कोई फिजिकली मतलब सेपरेशंस हो जाती हैं, ये हमारे लोअर गंगा प्लेन, छत्तीसगढ़, हिमालय की लोअर वैलीज वगैरह में पाई जाती हैं। एक्सप्लेन एनी 3 फिजिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट इन इंडिया। अलग अलग जो मतलब रूरल सेटलमेंट्स होती हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, इसके फैक्टर्स क्या हैं? पहला है वहाँ का टेरेन कैसा है, किस तरीके की जमीन है। प्लेन एरियाज होंगे वहां पर ज्यादा सेटलमेंट्स बनेंगे भाई, जाहिर सी बात है, ये मैं आपको पीछे भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और वाटर सप्लाई होनी चाहिए, ये भी मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, वही आप लिख सकते हो। सॉइल फर्टिलिटी, क्लाइमेट, सेम पॉइंट्स हैं भाई, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाले वो यहाँ भी आ सकते हैं। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स इन इंडिया। ये काफी आइसोलेटेड सेटलमेंट्स होती हैं। मान लो ये पूरा एरिया है तो बहुत थोड़े बहुत घर होंगे, थोड़ी बहुत झुग्गी झोपड़ियां होंगी, और इसमें क्या होता है, बहुत कम पॉपुलेशन रहती है, या तो हिली एरियाज में होती है, जंगल वगैरह में होती है। ज्यादातर ये कहाँ पाई जाती है भाई, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल, ठीक है, थोड़े से जो हिली एरियाज है ना वहां पे, पहाड़ों पे। कितनी कैटेगरीज में हम रूरल सेटलमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं इंडिया के अंदर?
सो हमारा एक तो है क्लस्टर्ड सेटलमेंट, जो काफी घर आसपास होते हैं, बिल्कुल पास पास, यूपी वगैरह और जो नॉर्थ इंडिया का प्लेन है वहां पर पाए जाते हैं। सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेटेड सेटलमेंट्स हैं, फिर हेमलेटेड जो है सेटलमेंट्स हैं, और डिस्पर्स्ड। ये वाले जो दो हैं ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, पहला वाला भी मैंने आपको बता दिया है। सेमी क्लस्टर्ड में क्या होता है कि मतलब सेमी क्लस्टर और फ्रेगमेंटेटेड सेटलमेंट्स may result from tendency of clustering in a restricted area of dispersed settlement. More often, such a problem may also result from segregation or fragmentation of a large compact village. Such settlements are widespread in Gujarat, plains and some parts of Rajasthan. कुछ इन एरियाज में ये पाई जाती हैं सेमी क्लस्टर्ड वाली, जहाँ बड़े गांव से अलग होकर एक छोटा छोटा और मतलब जो है आसपास ही सेटलमेंट्स बनने लगती हैं। एक्सप्लेन एनी टू फीचर्स ऑफ द थ्री एग्रीकल्चरल सीजन्स। हमारे यहाँ पर तीन सीजन होते हैं एग्रीकल्चर के। खरीफ का सीजन होता है, ये क्या है कि जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो उसी के टाइम पे स्टार्टिंग होती है, और इसकी हार्वेस्टिंग होती है जब साउथ वेस्ट मानसून खत्म हो रहा होता है। इसकी जो सोइंग का सीजन होता है, बोने का, वो मई टू जुलाई होता है। हार्वेस्टिंग का सीजन सितंबर टू अक्टूबर। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन सी है खरीफ की? ज्वार, बाजरा, राइस, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट, जूट, हेम्प, शुगर केन, टोबैको। रबी के अंदर क्या होता है कि जो थोड़ा कूल क्लाइमेट होता है उस टाइम पे ये होता है भाई, मतलब बट वार्म क्लाइमेट ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ देयर सीड एंड मैच्योरेशन। सो सोइंग का जो सीजन है वो अक्टूबर से दिसंबर है, ठंड के समय। हार्वेस्टिंग का सीजन है, थोड़ा गर्मी भी थोड़ी आ जानी चाहिए, फरवरी से अप्रैल। इंपॉर्टेंट जो इसकी क्रॉप है वो है वीट, बार्ले, ग्राम, ठीक है, और सीड्स वगैरह हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है, और मस्टर्ड, मसूर, और पी हो जाएगा, पटेटो। फिर आता है जायद। जायद जो फसल्स होती हैं, आप कह सकते हो जो क्रॉप्स होती हैं, ये क्या होता है कि भाई इसमें जो हमारा सैलेड वगैरह होता है, ठीक है, वो सब इसमें उगाया जाता है, सब्जियां उगाई जाती हैं। ये अगस्त और सितंबर में उगाया जाता है, इनको दिसंबर जनवरी में काट दिया जाता है, ठीक है, तो ये सब इसमें आ जाएगा, वाटरमेलन, कुकुम्बर वगैरह। हाउ द डिग्रेडेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। सो बहुत सारे कॉजेस हैं डिग्रेडेशन के, जो लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। जब बहुत ज़्यादा इरिगेशन होता है, इससे सैलिनिटी बढ़ जाती है, अल्कैलिनिटी बढ़ जाती है, और इंसेक्टिसाइड्स का जब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। वाटर लॉजिंग की प्रॉब्लम से ये हो सकता है। कुछ ऐसी ल्यूगिमिनियस क्रॉप्स होती हैं हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द क्रॉपिंग पैटर्न इन द इरिगेटेड एरिया एंड ड्यूरेशन ऑफ फैलो लैंड हैज रिड्यूस्ड ड्यू टू मल्टीपल क्रॉपिंग। बहुत ज़्यादा मल्टीपल क्रॉपिंग की वजह से भी ये दिक्कत आ सकती है। अब होगा क्या भाई, सोइल फर्टिलिटी में डिक्लाइन होने लगेगा, सोइल इरोजन ज़्यादा होने लगेगा, सो ये सब आ जाएगा। What is difference between current fallow and fallow other than current fallow? current fallow का मतलब है ये ऐसा लैंड है जो कि यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होती फॉर मोर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चरल ईयर। एक साल से कम तक अगर कोई एग्रीकल्चर वहाँ नहीं होता तो उसको करंट फैलो कहते हैं। फैलो अदर देन करंट फैलो, ये ऐसा कल्टीवेबल लैंड होता है जिसको एक साल से ज्यादा तक छोड़ा हुआ है, कोई खेती नहीं हुई है, लेकिन 5 साल से कम तक, ठीक है, 1 से 5 साल के बीच में ये हो जाएगा। स्मॉल फार्म साइज एंड लैंड डिग्रेडेशन आर द टू मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सो एक तो हमारे यहाँ पे किसान बहुत ज़्यादा डेप्ट में रहते हैं, कर्ज में रहते हैं। स्मॉल साइज होता जा रहा है फार्म्स वगैरह का, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। जो बड़ा खेत था, अब पॉपुलेशन बढ़ गई तो वो खेत का बंटवारा होगा, वो छोटे छोटे खेत हो जाएंगे, तो प्रोडक्शन भी उतना कम हो जाएगा। फिर क्या है कि एग्रीकल्चरल लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। लैंड डिग्रेडेशन पीछे मैंने आपको टॉपिक समझा दिया है वो क्वेश्चन में। What has been the role of green revolution in the development of agriculture sector in India? So इंडिया में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है, तो हमने HYV वगैरह की जो टेक्नोलॉजी है, सीड्स अच्छे क्वालिटी के, केमिकल फर्टिलाइजर अच्छे, इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटीज वगैरह लेकर आए हम। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा हुआ, आंध्र प्रदेश, गुजरात वगैरह में, ठीक है। सो यही मतलब आपका ग्रीन रेवोल्यूशन था। और इससे होता क्या है कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर अच्छे से अच्छी जो वैरायटी के हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ठीक है, HYV, ठीक है, जिसको कहा जाता है, अच्छे प्रकार के सीड्स लाए गए, इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ाई गई, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्ट वगैरह मारने वाली दवाइयाँ, ठीक है, मशीन्स का ज्यादा से ज्यादा यूज होने लगा।
व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी? देखो भाई, हमारी एग्रीकल्चरल कंट्री है, हमारे यहाँ पर कृषि प्रधान देश है, हमारे यहाँ की 2/3 जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर। भाई अपने जीवन का जो भी चलता है उनका वो खेती बाड़ी से चलता है। इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है एग्रीकल्चर का। ठीक है, लगभग हमारी 26% जो जीडीपी है वो यहीं से चल रही है। सो हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत जरूरी है भाई, इंडियन इकोनॉमी वगैरह के लिए। How can agriculture can be classified on the basis of main source of moisture? मॉइस्चर के बेसिस पर आप कितने टाइप्स में इसको बता सकते हो? तो इरिगेटेड है, इरिगेशन, आप कहीं से भी आपको ये इरिगेशन वगैरह मिल सकता है। ठीक है, पानी जो मिल सकता है। दूसरा रेन फेड है, भाई बारिश से पानी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। वाई कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इज इम्पोर्टेंट? 3 रीजन बताओ, पानी को बचाना क्यों जरूरी है। देखो, जो पीने का जो पानी है उसकी क्वांटिटी, उसकी जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, खराब होती जा रही है। और साफ पानी, फ्रेश वाटर की क्वांटिटी कम होती जा रही है। पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक है, और पानी की क्वालिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही है पॉल्यूशन की वजह से। आने वाले टाइम पे कहा जा रहा है अगर वॉर हो गई ना तो पानी के ऊपर होगी। Explain any 3 negative consequences of the overuse of groundwater resources in some states of India। ये क्या है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं आपको, जब ज्यादा यूज हो जाता है ना ग्राउंड वाटर वगैरह का, तो वो बताना है। जो लेवल जो है वो बहुत ज्यादा कम हो रहा है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ग्राउंड वाटर का, ड्यू टू ओवर विद्रोल ऑफ ग्राउंड वाटर इन महाराष्ट्र एंड राजस्थान। द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड हैज इंक्रीज। ठीक है, ये बहुत बढ़ता जा रहा है। वेस्ट बंगाल और बिहार में अर्सेनिक कंसंट्रेशन इन ग्राउंड वाटर हैज इंक्रीज। ये बहुत हो रहा है भाई। मोर इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर विद्रोल ऑफ द ग्राउंड वाटर। भाई ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी लगती है, तो ये एक नेगेटिव है, ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? एक ऐसी टेक्निक है, पानी जब आप बारिश का पानी बचा रहे हो, इससे बहुत सारे फायदे होते हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई, तो आई डोंट थिंक सो ये समझाने की जरूरत है क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। Which steps have been taken by government for watershed management? या वाटरशेड मैनेजमेंट, देखो भाई, पानी को, चाहे वो पानी ग्राउंड वाटर हो चाहे आपका सरफेस वाटर हो, आप उसको अच्छे से मैनेज कर रहे हो तो वही आपका वाटरशेड मैनेजमेंट है। गवर्नमेंट ने एक तो हरियाली प्रोग्राम चलाया था, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिसमें क्या था कि रूरल पॉपुलेशन को बताया जाए कि भाई पानी कैसे बचाना है, ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, फिशरीज के लिए। और ये वहाँ की जो ग्राम पंचायत है उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया अपने अपने एरियाज में। नीरू मीरू प्रोग्राम चलाया गया। इसका नीरू मीरू का मतलब होता है वाटर एंड यू। ये आंध्र प्रदेश में चलाया गया था ये जो है प्रोग्राम। इसमें क्या था कि लोगों को बताया गया वाटर कंजर्वेशन के अलग अलग तरीकों के बारे में। अरवारी पानी संसद चलाया गया राजस्थान अलवर में। यहाँ पे लोगों को टैंक बनाना सिखाया गया, जोहड़ बनाना सिखाया गया, तालाब बनाना सिखाया गया पानी सेव करने के लिए। और तमिलनाडु, ये तो ऐसा स्टेट है जहां पर वाटर हार्वेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। आपके घर में, हर घर में स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है जहां पर भाई आप ऐसा स्ट्रक्चर ना बनाओ वाटर हार्वेस्टिंग का। डिस्क्राइब द रीजंस फॉर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। इंडिया में बहुत ज्यादा इरिगेशन की डिमांड क्यों बढ़ रही है? एक तो रेनफॉल, हर जगह एक जैसी रेनफॉल नहीं होती, तो वहां पे भाई इरिगेशन चाहिए। एरेटिक रेनफॉल, नॉट ओनली द अराइवल, इवन द टोटल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, जो बारिश होती है वो उतनी ज्यादा नहीं है जिससे आप इरिगेशन कर लो। चेंजिंग नेचर ऑफ मॉनसून्स, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां बहुत लेस रेनफॉल होता है, सो वहां पर इरिगेशन बहुत एसेंशियल है। मॉनसून क्लाइमेट, हमारा मॉनसून 12 महीने नहीं रहता, 3 से 4 मंथ के लिए बारिश होती है दबा के, फिर पूरे साल कैसे करोगे भाई आप खेती। फिर है इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड रॉ मटेरियल। होता क्या है, ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये जो डिमांड है फूड क्रॉप्स वगैरह की, एग्रीकल्चर पे जो बेस्ड रॉ मटेरियल है ये बढ़ रही है, जिसके लिए भाई इरिगेशन चाहिए। आप बारिश के भरोसे बैठ के नहीं आप कर सकते एग्रीकल्चर। सो ये हो जाएगा। राइट एनी 2 यूजेस ऑफ कॉपर, मेंशन द मेजर एरियाज ऑफ कॉपर। कॉपर एक इंडिस्पेंसिबल मेटल है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है इसका, वायर बनाने में, मोटर्स बनाने में, ट्रांसफॉर्मर्स बनाने में, जनरेटर्स बनाने में। ये एलोएबल, मेलेबल और डक्टाइल मेटल है, और इसको गोल्ड के साथ मिक्स करके भी इसको यूज किया जाता है स्ट्रेंथ देने के लिए ज्वेलरी को। राइट एनी 2 यूजेस ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज के मेजर एरियाज भी बताइए। मैग्नीज एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन और, इसको पिघलाने के लिए।
और फॉर मैन्युफैक्चरिंग फेरो एलोइज। सो मैग्नीज डिपॉजिट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? ज़्यादातर हमारे धारवाड़ सिस्टम के आसपास। माइनिंग एरियाज जो है इसके वो उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी, आंध्र प्रदेश और झारखंड है। बायो एनर्जी को बताना है, इसके बेनिफिट्स बताने हैं। बायो एनर्जी क्या है कि बायो प्रोडक्ट से आती है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, सीवेज वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है। ठीक है, बायो एनर्जी जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली है और सेल्फ सफिशिएंसी को बढ़ाती है, ठीक है, जो रूरल एरियाज में। और इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम इसने सॉल्व कर दी है लगभग, ठीक है, जिससे हम एनर्जी बना रहे हैं। कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में डिफरेंशिएट करना है। सो ये एनर्जी ऐसी है जो कि बहुत लंबे समय से यूज में है, और नॉन कन्वेंशनल ऐसी है जो रिसेंटली आई है। लंबे समय वाली जो कन्वेंशनल है वो कौन कौन सी है? फॉसिल फ्यूल, कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी। वहीं जो नई नई अभी आई है वो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी। ठीक है, और जो कन्वेंशनल एनर्जी है वो एग्जॉस्टिबल है भाई, एक दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन नॉन कन्वेंशनल है, इसमें सूरज है भाई, हवा है, ये थोड़ी ना कभी खत्म होंगे। और ये क्या है कि कन्वेंशनल एनर्जीज बहुत पार्टिकुलर लोकेशंस पे ही है। और आप इसको कह सकते हो कि नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी है ये ज्यादातर मतलब इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत अच्छे खासे से आप इसको यूज कर सकते हो। भाई सूरज तो पूरे इंडिया में निकलता है ना, लेकिन कोयला तो पूरे इंडिया में नहीं मिलता। सो ये हो जाएगा। कन्वेंशनल एनर्जी जो है वो पॉल्यूशन करती है, एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाती है, जबकि नॉन कन्वेंशनल जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। वाई कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स इज इंपॉर्टेंट? कंजर्वेशन क्यों, मिनरल्स को बचाना बहुत जरूरी है। देखो मिनरल्स को बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इमीडिएटली आप उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। सो आप कह सकते हो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो मिनरल्स को बचाना बहुत जरूरी है। कैसे बचा सकते हो? अल्टरनेटिव्स यूज करो भाई, सोलर पावर है, विंड पावर है, वेव जियोथर्मल एनर्जी है, ये सब यूज करो। और रिसाइकलिंग करो, ठीक है, जो ऐसे मिनरल्स हैं जो बहुत कम है उसका एक्सपोर्ट वगैरह मत करो। ठीक है, सो यही सब इसमें आ जाएगा। नेम एनी 5 नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। भाई एक तो सोलर एनर्जी है, ये हमारे इंडिया में वेस्टर्न पार्ट्स में ज़्यादा यूज होती है, ठीक है, गुजरात राजस्थान वगैरह में। विंड एनर्जी है, ये भी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका में ज़्यादा यूज होती है। टाइडल एनर्जी है, ठीक है, टाइडल एनर्जी जो है कोस्टल एरियाज में ज़्यादा होती है। जियोथर्मल एनर्जी है, ठीक है, ये हिमालयन रीजन में ज़्यादा होती है। बायो एनर्जी है, जितना भी बायो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट वगैरह, वो सबसे ये बन रही है। डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्टोरल प्लानिंग एंड रीजनल प्लानिंग। सेक्टोरल प्लानिंग जो है आप इसमें कह सकते हो इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। आप किसी भी एक सेक्टर को उठाकर पूरे देश में वही योजना बना देते हो। जैसे एग्रीकल्चर पर ध्यान रखते हुए फर्स्ट 5 ईयर प्लान आ गया, मैन्युफैक्चरिंग को ध्यान में रखते हुए दूसरा 5 ईयर प्लान आ गया, पूरे देश में चला दिया। पर बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है रीजनल प्लानिंग का। ये कहते हैं कि भाई पूरे देश को थोड़ी ना एग्रीकल्चर की जरूरत है ना, आप रीजनल जो भी डिमांड्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करिए। तो अब क्या होता है, पूरे देश में सिर्फ एक स्कीम मत चलाओ, जो भी एरिया है वहां पे जिस चीज की जरूरत है उस पे पैसा लगाओ, उस पे स्कीम्स बनाओ, ये है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंदिरा गांधी कैनल। इंदिरा गांधी कैनल की इंपॉर्टेंस जो है वो आपको इसके अंदर बतानी है। सो इसको 2 स्टेजेस में बनाया गया। स्टेज 1 है, ठीक है, जो 1960s के आसपास से स्टार्ट हुआ था ये इसका काम। स्टेज 2 है, ठीक है, जो मिड 1980s में स्टार्ट हुई। और ये इससे जो ड्राई लैंड था वो ट्रांसफॉर्म हो गया भाई, बिल्कुल हरा भरा हो गया, जहां जहां पे भी ये नहर है, जो कैनल है। जो स्टेज 1 थी इसकी, ठीक है, आप इसको कह सकते हो कि मतलब कैनल इरिगेशन से क्या होता है कि बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है वहां के एग्रीकल्चर वगैरह में। पहले वहां की जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स चलती थी, ग्राम, बाजरा, ज्वार, ये अब नहीं है वहां पर इतनी। अब वहां पे गेहूं, व्हीट, कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, ये ज्यादा उगाया जाता है। और विंड इरोजन वगैरह बहुत होता था, ठीक है, ये सब अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये आप कह सकते हो कि दिस इंटेंसिव इरिगेशन नो डाउट इनिशियली हैज लेड टू ट्रेमेंडस इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है भाई, जब पानी आ गया, कैनल आ गई, तो भाई ऑब्वियस सी बात है वहां पे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी।
What the things noted prominently while planning for the development of mountainous regions? So ये क्या है कि जब डेवलपमेंट होता है हिल एरियाज का, सो कुछ चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं कि एक तो सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिले, नॉट सिर्फ रिच लोगों को और इन्फ्लुएंशियल लोगों को। डेवलपमेंट हो लोकल रिसोर्सेज का और टैलेंट्स वगैरह जो भी लोगों में है उसको डेवलप किया जाए, और लाइवलीहुड इकोनॉमी वहाँ पे बनाई जाए, इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड हो और एक्सप्लोइटेशन ना हो बैकवर्ड एरियाज का रीजनल ट्रेड वगैरह में, और मार्केट सिस्टम इंप्रूव हो बैकवर्ड एरियाज का, खासकर लेबरर्स का बेनिफिट हो, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। कौन से प्रोग्राम चलाए गए थे ड्रॉट प्रोन एरियाज के लिए? सो ये जो प्रोग्राम है ये 4th 5 ईयर प्लान में चलाया गया था ड्रॉट प्रोन एरियाज जहाँ सूखा पड़ता है। इसमें ये था कि लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क्स वगैरह को ज़्यादा मतलब एम्फेसिस किया जाए, और इरिगेशन प्रोजेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, लैंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, अफॉरेस्टेशन पे ध्यान दिया जाए, ग्रास लैंड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए, और कुछ बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रोड, मार्केट, क्रेडिट सर्विसेज वगैरह पे ध्यान दिया जाए, और माइक्रो लेवल पर बहुत कुछ किया जाए। ये इस सब में था, मतलब एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनाया जाए इन एरियाज में। What steps have been taken for the development of भरमौर रीजन? भरमौर के अंदर सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी बहुत हुए जो प्रोजेक्ट वगैरह चलाया गया। सो भरमौर का जो एरिया है वहाँ पर लोग रहते हैं हिमाचल प्रदेश के, और डेवलपमेंट वहाँ पर की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल वगैरह ये सब किया गया, और साफ पानी मिले इस पे बहुत ध्यान दिया गया, रोड्स अच्छे हों, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हो, इलेक्ट्रिसिटी मिले वहाँ पे, इको फ्रेंडली मेथड्स हो एग्रीकल्चर के, और एनिमल्स को पालने के साइंटिफिक तरीके वहाँ के लोगों को सिखाए गए। इसके फायदे भी हुए भाई, लिटरेसी बढ़ी है, प्रोडक्शन बढ़ा है पल्सेस का, और भी कैश क्रॉप सब लोग उगाने लगे हैं, चाइल्ड मैरिज जैसी और भी कुछ ऐसे इविल्स थे जो खत्म हो चुके हैं, सेक्स रेशियो अच्छा हो गया है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड काफी अच्छा हो गया है। डिस्क्राइब एनी 5 मेजर्स ऑफ इंकरेजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया। सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, बाकी इसमें सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें लिखी हुई हैं, सो आप ये सब अच्छे से रीड कर सकते हो। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, आगे बढ़ते हैं हम। डिस्कस द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इंदिरा गांधी कैनल इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान। सो ये भी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि क्या क्या उसके पॉजिटिव मतलब इम्पैक्ट्स हुए हैं, ये इस तरीके से भी पूछ सकता है। When was the कोंकण रेलवे बिल्ट? कोंकण रेलवे को कब बनाया गया था? सो इसको 1998 में बनाया गया था, और ये रोहा से लेकर मैंगलोर तक है, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका तक 760 किलोमीटर लंबा है। ये जो रेलवे है ये 146 रिवर्स को क्रॉस करता है, स्ट्रीम्स को क्रॉस करता है, 2000 ब्रिजेस को क्रॉस करता है, 91 टनल्स को क्रॉस करता है। एशिया का लॉन्गेस्ट टनल जो है वो इसी रूट पे आता है, और इसमें कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र ये तीनों स्टेट्स कवर करती है जब रेल जाती है। Analyze the role of the Inland Waterways Authority of India. Why inland waterways are an important mode of transportation? So आप कह सकते हो कि ये जो मेंटेनेंस वगैरह होती है नेशनल वाटरवेज वगैरह की, ये इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी करती है, जिसको 1986 में बनाया गया था। इन्होंने 5 वाटरवेज बताए हैं हमारे, ठीक है, और 10 और वाटरवेज हैं जो आगे अभी अपग्रेड होंगे। सो भाई वाटरवेज क्यों इंपॉर्टेंट है इनलैंड वाले? एक तो सस्ते होते हैं भाई, आप अंदर ही अंदर जा सकते हो, आपका पैसा इतना नहीं लगेगा, फ्यूल नहीं लगेगा, इको फ्रेंडली है, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा, पैसेंजर भी जा सकते हैं और सामान भी जा सकता है। मुंबई पोर्ट इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ आवर कंट्री, आपको बताना है। सो देखो मुंबई का पोर्ट भाई वाकई में बहुत बड़ा है, वहां का नेचुरल हार्बर है, डॉकिंग फैसिलिटीज है, बड़ा बड़ा कार्गो वहां पे आ जाता है, वहां से बहुत सारे रूट्स मिल रहे हैं मिडल ईस्ट को जाने के लिए, मेडिटेरेनियन कंट्रीज में जाने के लिए, नॉर्थ इंडिया जाने के लिए, सॉरी नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप जाने के लिए। और आप कह सकते हो कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे क्रूड एंड पेट्रोलियम ऑयल वगैरह, ये वो भी चीज हैंडल कर लेता है, लिक्विड केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, मैग्नीज, लेदर, हैवी मशीनरी सब यहाँ पर लाया जाता है। एनालाइज द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपोजिशन ऑफ इंडिया। इंडिया का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किस तरीके से चेंज हुआ है ये आपको बताना है। सो इन 1950s एंड 1960s इंडिया को बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज वगैरह थी, तो ग्रेन्स वगैरह ये सब ज़्यादा मंगवाए जाते थे, कैपिटल गुड्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। फिर इन 1970s फूड ग्रेन तो बंद कर दिया मंगवाने, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आ चुकी थी। अब फर्टिलाइजर्स ज़्यादा मंगवाए हमने, पेट्रोलियम मंगवाया,
मशीन एंड इक्विपमेंट, स्पेशल स्टील, एडिबल ऑयल, केमिकल लार्जली मेक द इंपोर्ट बास्केट, ये ज्यादातर चीजें आती हैं। एक्सपोर्ट में क्या है, पहले कॉफी काजू वगैरह हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, अब क्या है, फ्लोरिकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, मरीन प्रोडक्ट हैं, शुगर वगैरह ज़्यादा बेच रहे हैं हम, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो बहुत ज़्यादा हमारा भाई 73.6% जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वो मैन्युफैक्चर्ड चीज़ों का हो रहा है, सो ये आ जाएगा। ये एक यहाँ पे पोर्ट्स के बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, इसके मेन सोर्सेज क्या हैं, एयर पॉल्यूशन कैसे ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो जब आप टॉक्सिक सब्सिस्टेंस आ जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें हवा में जिससे हम सांस लेते हैं और वो हवा हमारे लिए अच्छी नहीं है। सोर्सेज क्या हैं, फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं, माइनिंग होती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती है, सॉलिड वेस्ट से होता है, ये सब चीजें ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करती हैं, जिससे क्या होता है, हमारा पॉल्यूशन होता है। इससे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल है हमारे लिए। और फिर अगला क्वेश्चन है, अर्बन सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। होता क्या है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, फैसिलिटीज इनएडिकेट हैं, ठीक है, और होता क्या है कि बहुत ज़्यादा कचरा इंडस्ट्रीज वगैरह से आता है, थर्मल पावर हाउसेस से, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस वगैरह, डिमोलिशन होता है, तोड़ फोड़ होती है बिल्डिंग्स की, वो कचरा जो होता है उसको जमा कहाँ किया जाए, वो डंपिंग साइट्स नहीं है इतनी ज़्यादा, रिसाइकलिंग होती नहीं उसकी, सो ये है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो मैंने करवाए हैं आपको। कमेंट में आप जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ चैनल को। जय हिंद, जय भारत।